हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अगला टॉपिक। हमारा आज का अगला टॉपिक है राज्यसभा के चुनाव। अब देखिए, राज्यसभा के जो चुनाव है वो कोई छोटे मोटे चुनाव तो है नहीं, वो थोड़े खास चुनाव है, थोड़े अच्छे मतलब स्पेशल वाले चुनाव है। तो फिर इसमें क्या होता है कि अब स्पेशल चुनाव के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक स्पेशल प्रणाली यूज़ करनी पड़ती है जिसका नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस प्रणाली के तहत ही इसमें राज्यसभा में चुनाव होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या इसमें कह रहा है, विधानसभा के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। अब इसमें जो चुनाव है वो कौन लड़ता है, विधानसभा के सदस्य ही इसमें चुनाव लड़ते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि राज्यसभा और विधानसभा में क्या फ़र्क है। अब देखिए, जो राज्यसभा होती है वो होती है पूरे देश के लिए होती है। किसके लिए होती है, पूरे देश के लिए एक राज्यसभा होती है। और जो विधानसभा है वो होती है छोटे छोटे जो हमारे राज्य हैं अलग अलग उनके लिए होती है। अब जिसमें जो राज्य आ जाते हैं उनके लिए विधानसभा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, बिहार हो गया, इन सब के लिए क्या है, विधानसभा है। और पूरे देश के लिए क्या है, राज्यसभा। ठीक है, तो आपको दोनों डिफरेंस समझ में आए अच्छे से। तो विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। किसके लिए, राज्यसभा में जाने के लिए। अब राज्यसभा में चुनाव कौन लड़ेगा, ये एक सवाल आता है। अब राज्यसभा में चुनाव कौन लड़ते हैं, विधायक जो होते हैं, राज्य के विधायक लड़ते हैं। और उसमें से विधायक ही निकल के राज्यसभा में जाते हैं। राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। जो अब इलेक्शन के लिए जो राज्यसभा में जाने के लिए जो जो विधायक खड़े हुए हैं उसी में से अब जो विधायक हैं वो ही उनको वोट डालेंगे। आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं, आप अपनी क्लास में मॉनिटर को चूज़ करते हो कि कौन मॉनिटर बनेगा कौन नहीं। अब एक क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, 30 में से 2 बच्चे मॉनिटर, 2 4 खड़े हुए हैं मॉनिटर के लिए, तो उसी क्लास के बच्चे तो उनको वोट डालेंगे कि हमारी क्लास के बच्चे में से कौन मॉनिटर बनेगा, वही वोट डालेंगे। दूसरी क्लास के बच्चे तो आएंगे नहीं बाहर से वोट डालने। तो ऐसे ही इसमें है। तो राज्यसभा में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, विधायक जो होते हैं वही वोट डालते हैं कि उसमें से कौन राज्यसभा में जाएगा। तो इसमें समझ में आया, राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। जो राज्य के विधायक हैं वो वोट डालेंगे। प्रत्येक राज्य का सीटों का निश्चित कोटा होता है। अब कोटा से आप ये मत समझ लेना आरक्षण वाला, जो सरकारी नौकरी में जो लोगों को आरक्षण मिलता है वो वाला नहीं है, ये अलग कोटा है। ठीक है, तो इसमें राज्य की सीटों के लिए कोटा होता है। अब जो लोग चुने जाएंगे, विधायक चुने जाएंगे उसमें राज्यसभा में जाने के लिए, उसके लिए भी क्या होता है, एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, कुल मतदान विजय उम्मीदवार +1 और पूर्व में +1। अब मान लीजिए जैसे अब कोई विधायक की जैसे सीट राज्यसभा के लिए गया है, 200 विधायक एक राज्य में। अब 200 में से जो है सारे तो जाएंगे नहीं, सारे को तो राज्यसभा में भेज नहीं सकते कि राज्यसभा कोई छोटी मोटी जगह थोड़ी ना है, बड़ी जगह, उस पर बड़े पद पे काम करने का मौका मिल रहा है, देश को चलाने के लिए मौका मिल रहा है, तो उसमें छोटे मोटे लोगों को तो हम भेज नहीं सकते। कोई अच्छा कार्य करता हो, अच्छा काम करने वाला हो, जो समाज के लिए, जो राष्ट्र के लिए अच्छे विकास के बारे में सोचता हो, अब वो जाएगा। अब 200 में से मान लीजिए 200 टोटल है मतदान, कितने हैं, 200। अब उसमें से कुछ गए के मतलब जैसे 4, मान लीजिए 4 गए। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा कितना आ गया, 41। तो कितने वोट चाहिए होंगे उन्हें वहाँ पे, 41 वोट चाहिए होंगे उसमें राज्यसभा में आने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये होता है हमारे राज्यसभा के चुनाव। अगला अब हमारा है भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। तो चलिए अपना ये वाला टॉपिक शुरू कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्यों स्वीकार की गई। अब देखिए, अब ये वाली जो प्रणाली है, सबसे ज़्यादा वोट उसी की जीत, ये हमने क्यों स्वीकार की, हम क्यों माने इस वोट को, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये प्रणाली सरल है, समझने में आसान है। अब ये देखिए प्रणाली जो है जिसके सबसे ज़्यादा वोट, क्या ये ईजी है, बहुत समझने में भी आसानी है। अब जो बुजुर्ग लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी आसानी से समझ में आती है कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही जीतेगा। तो ये प्रणाली क्या है, बहुत ही ईजी है, समझने में भी बहुत ही ईजी है, अच्छे से सबको समझ में आती है कि इसमें कोई बहुत ही मुश्किल, कोई तिगड़म वाला काम नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है तब जाके समझ में आती है, आसानी से समझ में आती है इसलिए। ठीक है, दूसरा है चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है। अब विकल्प होता है मतलब जब चुनाव होते हैं तो जो हम वोटर्स हैं, जो हम वोट डालते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन सब कैसे होते हैं कि अब मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी अपने आसपास के एरिया से सब कोई इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, तो आप किसको वोट दोगे, उसी को दोगे जो या तो काम अच्छा करता हो या आप उसे जानते भी हो थोड़ा, कि जो थोड़ी सी जान पहचान हो, तो आप उसे पर्सनली थोड़ा जानते होंगे ना कि हाँ ये काम करने वाला व्यक्ति है या नहीं है, या फिर कामचोर है कि काम तो करता नहीं और वोट मांगने आ रहा है। आप भी सामने से तो कह दोगे कि हाँ ठीक है आपको देंगे, लेकिन पीछे नहीं देते, ऐसा करते हैं सब।
तो उसमें क्या होता है, इसमें भी मतलब आपके पास विकल्प होते हैं, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप वोट किसको देना चाहते हैं। अगर आपको कोई कैंडिडेट अपने आसपास का अच्छा लग रहा है, आपको आसपास के जानते हो, तो आप उसको दोगे, क्योंकि वो अपने आसपास के एरिया में पहले देखेगा, फिर बाद में दूसरे में जाएगा, तो आप उसको वोट दोगे। अगर आपको उसका नहीं पसंद आ रहा, आप कोई और पार्टी को दे दो, आप किसी और पार्टी को दे सकते हो। आपको अगले दूसरी पार्टी के प्रतिनिधि अच्छा लग सकता है, उसका काम करने का तरीका अच्छा लग सकता है, उसकी जो समाज के लिए जो कर रहा है उसका काम आपको पसंद आ सकता है, तो आप उसको वोट दे सकते हैं। तो इसमें आपको क्या, आपको बिल्कुल स्वतंत्र हो कि आप अगर जिसको वोट देना चाहो तो आप उसको दे सकते हो। अब तीसरा है, भारत जैसे विशाल देश के लिए उपयुक्त है। अब देखिए, अब ये वाली जो प्रणाली है, एक बहुत बड़े भारत जैसे भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये प्रणाली हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त है कि इसमें हम आसानी से वोट डाल सकते हैं, अपने उम्मीदवार को दे सकते हैं जिसको हम देना चाहते हैं, और आसानी से आपको पता भी चल जाएगा कि कौन जीता कौन नहीं जीता। नेक्स्ट है, मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प है। ये बात इसी पॉइंट वाली की बात कही गई है इसमें कि मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है कि हम किसको वोट देना चाहें। अगला है, उम्मीदवार के पास स्पष्ट विकल्प। अब देखिए, अब जो कैंडिडेट है, अब जो प्रतिनिधि है जो खड़ा हो रहा है इलेक्शन के लिए, उसके पास भी ऑप्शन होता है। उसके पास ऑप्शन किस तरीके से होता है, अब जैसे अगर कोई व्यक्ति है या तो बिना किसी के जुड़ के या फिर अपनी पार्टी खुद बनाना चाहता है तो अपनी पार्टी बना ले। अगर किसी के साथ जुड़ के काम करना चाहता है कि किसी पार्टी में जुड़ जाए, उसके बाद खड़े हो इलेक्शन के लिए, तो कर सकता है। और अगर कोई किसी के साथ गठबंधन की सरकार बनाना चाहता हो तो वो भी बना सकता है। ठीक है। अगला है, सरकार को प्रभावी ढंग से कार्य करने का मौका। अगर अब देखिए, अब कोई पार्टी है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा सब कुछ कर रही है, आप लोगों को उसका काम पसंद आ रहा है, करने का तरीका अच्छा लग रहा है कि हाँ ये समाज के लिए कल्याण के बारे में सोच रहा है, कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बस सरकार से पैसा तो ले रहा है काम करने का लेकिन कर कुछ नहीं रहा है, तो उसको तो फिर आप अगली बार लाओगे नहीं, अगली बार उसको हटा दोगे। तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिनिधि अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ सबकी भलाई के लिए सोच रहा है, तो अगली बार आप उसको अच्छा, अब फिर से वोट दोगे, आप सोचोगे फिर आएगा फिर से। तो इसमें क्या है, उसको सरकार को क्या होगा, सरकार को क्या होगा, काम करने के लिए उसको अच्छे से मौका मिलेगा कि वो भी अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, अच्छे से देख पाएगा कि और किस तरीके से वो काम कर सकता है। अगर वो सरकार वो अच्छी चलती रहे तो आगे भी चलेगी। अगर वो काम नहीं कर रहा है कि काम चोर की तरह बैठा हुआ है, काम ही नहीं कर रहा, तो आप उसे अगली बार वोट दोगे नहीं, हटा दोगे। तो ठीक है, इस पॉइंट में ये बात है। अब है लास्ट, किसी एक जाति या समुदाय से वोट पाने वालों को हतोत्साहित किया है। अगर आप किसी जाति या धर्म के आधार पर वोट मांगते हो तो आपकी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी या फिर आप इलेक्शन जीत ही नहीं पाओगे, क्योंकि जाति धर्म के आधार पर अक्सर अब तो लोग काफ़ी समझ गए हैं इस चीज़ को कि जाति धर्म के आधार पर जो कोई वोट मांगता है या कोई इलेक्शन लड़ता है कि जाति के आधार पर किसी से अलग अलग वादे कर रहा है कि मैं आपके लिए इस धर्म के लिए मंदिर बनवा दूंगा, इस धर्म के लिए ये करवा दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग करता है, तो उसकी जो जीतने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, वो घट जाते हैं। तो ठीक है, ये था हमारा भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली। अब है हमारा अगला टॉपिक, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। इसमें बोला गया, दलित, उत्पीड़ित या अन्य सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। अब देखिए, अब इसमें आरक्षण से मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण या किसी चीज़ के लिए बोला गया है। यहाँ पे सरकारी नौकरी इन सब चीज़ों के लिए आरक्षण नहीं है, यहाँ पे चुनाव के लिए बोला गया। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कुछ जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का जो समूह है, जो अच्छे खासी समझ वाले लोग हैं, उनका समूह जो है वो अपने आप को तो बढ़ा रहे हैं, अपनी जो समूह के लोग हैं उसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, तो वो उसमें से जो ग्रुप जो बना हुआ है वो अपने आप को और विकसित कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि हाँ ये इसमें जो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देख के आगे बढ़ रहे हैं। अब जो लोग दबे कुचले लोग जो रह गए हैं, जो दलित हैं, जो थोड़े से नीचे रह गए हैं, या जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं वो थोड़े से नीचे रह गए, अब उनकी बात कौन सुनेगा, उनकी भी तो बात सुननी चाहिए। अब बड़े लोग तो अपना काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं अपना आगे, अब जो छोटे जो रह गए उनकी बात कौन सुनेगा। उनके लिए भी तो एक प्रतिनिधि होना चाहिए जो उनकी बात सुने, उनके लिए अच्छा करने के लिए सोचे, उनको बढ़ाने के लिए सोचे। तो इसमें क्या है, अब जो कुछ जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए भी क्या है, अब प्रतिनिधि निश्चित कर किया गया है कि अब उनकी तरफ से भी कोई एक प्रतिनिधि खड़ा होगा। अब किन की तरफ से, जो जैसे SC ST जो थोड़े नीची कास्ट के होते हैं, तो मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि उस जैसे उनके लिए भी, उनको बढ़ाने के लिए कोई उनको लोग समझे, उनकी प्रॉब्लम को समझे, वो अपनी प्रॉब्लम आके बता सके, तो उनके लिए क्या एक प्रतिनिधि निश्चित किया जाएगा। अब जिसमें क्या पृथक निर्वाचन मंडल, इसमें क्या कहा था। अब देखिए, अब आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ों का टाइम था तब अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अब जो दबे कुचले लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, जो जैसे SC हैं या ST हैं, अब
इनके लिए कौन करेगा? अब इनके लिए जो प्रतिनिधि खड़े होंगे वो करेंगे उनके लिए। अब जो प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं इसी वर्ग में से खड़े होंगे वो, अब दूसरी जाति के नहीं खड़े होंगे, वो इसी वर्ग में से खड़े होंगे। तो इसमें क्या होगा, अब जो वोट डालेंगे वो वोटर कौन होंगे? एससी वाले ही उसमें वोट डालेंगे। दूसरी कास्ट के वोट नहीं डाल सकते उसमें, सिर्फ जो एससी का प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है तो कि एससी के ही वोट डालेंगे। अगर एसटी का प्रतिनिधि है, एसटी का कैंडिडेट है, तो एसटी के ही वोटर होंगे। ठीक है, तो इसमें ये किस में बात कही थी? पृथक निर्वाचन मंडल में बात की थी। लेकिन अब देखिए, अब संविधान को ये बात ठीक नहीं लगी थोड़ी, कि ये तो थोड़ी गलत बात है कि एससी वाले हैं तो एससी वाले को वो वोट देंगे, जो एसटी की तरफ से प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है तो एसटी ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकते। क्या पता एससी वाले और ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं उन बड़ों से, तो और भी तो वोट दे सकते हैं। तो संविधान को ये बात ठीक नहीं लगी, तो इसमें क्या लेके आए? वो परिसीमन आयोग लेके आए। अब जो परिसीमन आयोग है, अब ये क्या करेगा? अब जो परिसीमन आयोग है इसने तो, अब इसमें जो आरक्षण दी जा रही है कौन दे रहा है? परिसीमन आयोग देगा। अब इसमें आरक्षण किस तरह से देगा? अभी इसमें तो बोला था कि एससी वाले को ही, एससी जो प्रतिनिधि है उसी को एससी वोट ही देंगे, कोई और दूसरे वर्ग का वोट नहीं दे सकता। लेकिन इसमें क्या कहा? इसमें कहा गया कि एससी की तरफ से जो प्रतिनिधि खड़ा होगा, मान लीजिए जो छोटी कास्ट के जो मतलब जो दलित लोग हैं जो पीछे रह गए हैं, उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है वो तो ठीक है, खड़ा हो गया। अब लेकिन जो उसको वोटर हैं, अब वोटर का अब ये नहीं है कि एससी वाले खड़े हुआ है प्रतिनिधि, कोई मान लीजिए एससी वाला प्रतिनिधि खड़ा हुआ है तो उसको वोटर एससी देंगे, नहीं। अब कोई और भी वर्ग के दे सकते हैं उसे, या कोई कोई किसी भी वर्ग में आते हो, किसी भी धर्म में आते हो, उसको वोट दे सकते हैं। क्या पता वो भी और अच्छा काम कर रहा हो उसमें। जो अब एससी वाले ऐसे तो है नहीं कि एक ही एरिया में रहते हैं कि उन्हीं का बस उन्हीं का एरिया हो गया एससी वालों का, अब उसमें से और कोई धर्म के लोग और कोई समुदाय के लोग रहते नहीं। अब एससी एसटी से जो लोग हैं, अब सब कहीं ना कहीं अलग अलग एरिया में फैले हुए हैं, वो उनका एक एरिया तो बना हुआ नहीं है। तो क्या है कि उसमें वहाँ पे अब जो अलग अलग एरिया से खड़े होंगे तो क्या पता वहाँ पे और धर्म के लोग रहते हो, तो वहाँ पे भी क्या होगा, वो वोट दे सकते हैं उनको, क्योंकि वहीं पे वो लोग रहते हैं तो उनको देना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा काम कर पाएगा और उसको थोड़ा जानते भी होंगे अगर उसके आसपास रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, परिसीमन आयोग उनकी जो SC ST हैं उनकी जनसंख्या की काउंटिंग करता है, जनसंख्या की गिनती करता है, कि देखता है कि जो SC ST है वो कहाँ कहाँ पे किस तरह से फैले हुए हैं, और उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग वो आरक्षण दी जाती है। आरक्षण किसको दी जाती है? अब SC ST में जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट पे होगी, उसको आरक्षण मिल जाएगा। अब ये परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यही जो है निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमा है यही तय करता है कि कौन कौन से एरिया कहाँ तक चुनाव के लिए रखे जाएंगे, और जो SC ST हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा की जनसंख्या होगी उनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।